नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे म्यूचुअल फंड के कोर्स में। अभी तक जितने भी म्यूचुअल फंड्स हमने आपको बताए थे उन सभी का गोल वेल्थ जनरेट करना था। मतलब अभी आपके पास पैसे हैं जिससे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस पर आप अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं जनरेट करना चाहते लेकिन अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन वेल्थ को जनरेट करने के साथ साथ आपके और भी गोल हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज एक्सेट्रा। तो ऐसा भी एक टाइप है म्यूचुअल फंड का जो कि आपको इन सभी गोल्स को पूरा करने का सॉल्यूशन देता है, और उस म्यूचुअल फंड का नाम है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब वैसे देखा जाए तो इस टाइप की स्कीम्स पहले भी थी जो कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल जाती थी, लेकिन रिसेंटली सेबी ने इन सभी स्कीम्स को एक नई कैटेगरी में डाल दिया है जिसे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। अगर आपको या किसी को भी लॉन्ग टर्म गोल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन डायरेक्टली जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं वो इस चीज को आसान बना देते हैं, और इसमें फंड मैनेजर को एक डायरेक्शन दिख जाता है कि उन्हें एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते ही ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिससे वो गोल अचीव हो। अब इसके लिए चाहे वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, डेट में इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे, बस उसे उस गोल को अचीव करना है। तो इसमें जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, और क्योंकि यहाँ पर जो गोल्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल है, चिल्ड्रन एजुकेशन भी लॉन्ग टर्म ही गोल होता है, तो इसका टेन्योर भी लॉन्ग टर्म ही रहता है, और इसमें आपको एक लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलता है जो कि मिनिमम 5 साल का होता है। तो ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं ये हमें मेनली 2 कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। पहला है रिटायरमेंट फंड और दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन। तो सबसे पहले रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं। तो हर किसी का गोल होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, मतलब वो कोई काम ना भी करें तब भी उनके पास इतना पैसा हो कि उससे वो आराम से अपनी आगे की जिंदगी जी पाएं। तो इसी गोल को केटर करने के लिए बहुत सारी एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं जो कि इफेक्टिव, रिलायबल और इनोवेटिव मैनर में हर किसी के गोल को पूरा कर सके। अब क्योंकि ये एक रिटायरमेंट फंड है तो इसमें रिटायरमेंट होते ही या तो आप पूरा पैसा लमसम में यानी एक साथ निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको मंथली इनकम स्कीम का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हर महीने आपको एक सैलरी या इनकम मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 60 साल की एज में आपके इस फंड में 2 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस 2 करोड़ को एक साथ ले लो, या फिर हर महीने जो भी अमाउंट आपका मन करे या फिर जिससे आपका एक्सपेंस निकल पाए आप वो ले सकते हो। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें जो मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है, तो अगर आप रिटायरमेंट से पहले अपनी इस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्जिट लोड देना होता है। इसके बाद सेकंड आता है चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रन फंड का मेन एम होता है कि ये आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी होने तक उसे असिस्ट करे। तो जब आपका बच्चा यंग एज में आएगा और उसकी फीस बहुत ज्यादा होगी तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा जो कि आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से परेशान कर सकता है। और कई बार कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ फाइनेंशियली केपेबल ना होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं या फिर उतने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाते हैं जहां पर उनको पढ़ना चाहिए था। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग से इस टाइप की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, और इस टाइप की प्रॉब्लम को रोकने के लिए ही चिल्ड्रन फंड बना है। अब ये जो दोनों ही टाइप के फंड्स हैं, इन फंड्स में फंड मैनेजर की 2 कोशिश रहती हैं। पहली है कैपिटल रिजर्वेशन। आपको पता है कि मार्केट में रिस्क तो होता ही है, तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका फ्यूचर खराब हो, तो यहाँ पर पहली कोशिश उनकी रहती है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी, क्योंकि इन फंड्स को अपने गोल को पूरा भी करना है, तो यहाँ पर फंड मैनेजर की दूसरी कोशिश रहती है इंडेक्स के रिटर्न्स को मैच करना, यानी लगभग 10 से 12% के रिटर्न्स जनरेट करना। उससे ऊपर मिल जाए तो वो और अच्छी बात है, लेकिन फंड मैनेजर की कोशिश रहती है कि कम से कम इतने रिटर्न्स तो मिलने ही चाहिए। अब क्योंकि फंड मैनेजर को ये दोनों काम करने हैं तो यहाँ पर वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं जिससे वो इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर पाए। अब ये फंड मैनेजर्स कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं ये जानने से पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर फंड मैनेजर कौन से फैक्टर्स को देखता है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट फंड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो एक इन्वेस्टर है जिसकी एज 50 ईयर्स है, और क्योंकि यहाँ पर हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो टेन्योर है वो 10 साल का बचा है। और वहीं एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसकी एज 30 ईयर्स है, और क्योंकि वो भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है जिसकी एज जनरली 60 ईयर्स मान के चलते हैं, तो उसके पास 30 ईयर्स का टेन्योर बचा है। अब आपके हिसाब से फंड मैनेजर को इन दोनों के लिए एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए? तो पहले 50 साल वाले इन्वेस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्योंकि 50 साल वाले इन्वेस्टर के पास टाइम पीरियड कम है तो वहां फंड मैनेजर कोशिश करेगा
कि एक डिसेंट रिटर्न के साथ साथ उसकी जो अभी तक की कैपिटल है, जो उसने अपनी जॉब या कहीं से भी कमाया है, वो ज्यादा रिस्क में ना रहे, मतलब वो उसकी कैपिटल को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसमें जो फंड मैनेजर है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा परसेंटेज एलोकेट करेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस केस में उसकी कैपिटल प्रिजर्व तो रहेगी, लेकिन उसे इक्विटी के कंपैरिजन में कम रिटर्न से ही काम चलाना पड़ेगा। अब वहीं अगर 30 साल वाले इन्वेस्टर का एग्जांपल लें, तो क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर के पास एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है, तो यहाँ वो कोशिश करेगा कि वो ज्यादा पैसा इक्विटी में एलोकेट करे, जिससे लॉन्ग टर्म में उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। और जैसे जैसे ये इन्वेस्टर अपनी रिटायरमेंट की एज के पास आता रहेगा, वैसे वैसे फंड मैनेजर इसी एलोकेशन को कंजर्वेटिव मोड पर ले आएगा। मतलब जब वो व्यक्ति रिटायर होने वाला होगा, तो उससे पहले वो जो इक्विटी से पैसा उसने कमाया है उसको वो डेट में इन्वेस्ट करेगा, जिससे इतने सालों में उसकी जो वेल्थ जनरेट हुई है वो प्रिजर्व रहे और उसके ऊपर उसको एक डिसेंट रिटर्न्स भी मिले। और सेम कंडीशन चिल्ड्रन फंड में भी होती है। मतलब जब तक बच्चा छोटा है तब तक उसकी एजुकेशन के लिए इतने फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर हाई रिस्क की इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न मिले। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और एजुकेशन एक्सपेंसेस पास आते हैं, वैसे वैसे फंड मैनेजर इक्विटी से एलोकेशन को शिफ्ट करके डेट में इन्वेस्ट कर देता है। तो इसी के बेसिस पर आपको मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स देखने को मिलेंगे, और उन सभी में से किसी को चूज करने से पहले आपको अपना टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट देखना है। और अगर इन दोनों के बेसिस पर स्कीम की जो एलोकेशन है वो आपके लिए फेवरेबल है, तभी आप उसे कंसीडर करें। तो इसी के साथ हमने म्यूचुअल फंड के एक और टाइप को समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो ऐसे फंड्स की बात करेंगे जिनको 100% म्यूचुअल फंड नहीं माना जाता है, बट क्योंकि इनका बेस म्यूचुअल फंड से सिमिलर है और ये मार्केट के वन ऑफ द फेमस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।